नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम 12th क्लास फिजिक्स का दोस्तों आपको 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों जिस सीरीज़ का यह मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस 300 प्रश्न जो है दोस्तों आपको हम क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके, मॉडल पेपर एनालिसिस करके आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों 300 प्लस। ठीक है, अगर आप ये 300 प्लस क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इस सीरीज का सारा वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है फिजिक्स में 35 में से 35 मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप इस 300 प्रश्न को एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी हम मेहनत से सभी प्रश्न को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया है। किसी वस्तु का इसमें एक प्रतिबिंब बनेगा, दो प्रतिबिंब बनेगा, तीन प्रतिबिंब बनेगा या कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों उत्तल लेंस बनाया गया है जो कि दो भिन्न भिन्न माध्यमों से बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जितने माध्यम से बनाया जाएगा दोस्तों उतना ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी दो माध्यम से बनाया गया है दोस्तों भिन्न भिन्न माध्यमों से, तो दो प्रतिबिंब बनेगा। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर जो है इतना दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि धारा की आवृत्ति ज्ञात करें। ठीक है, आपको बताना है कि धारा का जो फ्रीक्वेंसी होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको बताना है कि धारा का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो दोस्तों आपको देखिए एक फार्मूला बता रहे हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf होता है। ठीक है, आपको बताना है ओमेगा इक्वल टू 2πf, फ्रीक्वेंसी हमें बताना है। तो देखिए ओमेगा का जो वैल्यू दिया हो दोस्तों, ओमेगा का जो वैल्यू दिया हो कितना दिया हो, 200 पाई दिया हुआ है। ठीक है, 200 पाई यानी ये जो है ओमेगा का वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए ओमेगा बराबर हम कितना धर देंगे, 200 पाई धर देंगे। ठीक है, यहाँ पे और 2 पाई और एफ मेरा जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये कट गया कितना 100 टाइम्स में, तो यानी एफ बराबर जो हो गया दोस्तों कितना आ गया 100 साइकिल पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा, यह मेरा 100 लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछे जा रहे दोस्तों कि प्रत्यवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात है। दोस्तों प्रत्यवर्ती धारा का जो शिखर मान होता है और वर्गमूल औसत वर्ग मान होता है उसका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला होता है मेरा IRMS बराबर जो होता है वह I नोट वटा के √2 होता है। ठीक है, तो यहीं से है दोस्तों अगर हम लिखना चाहेंगे कि I नोट बटा के IRMS बराबर क्या होगा, तो इससे अगर हम बराबर की इस साइड ले जा रहे हैं तो अगर इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो मेरा बराबर के √2 आ जाएगा। यानी मेरा पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का जो रेशियो होगा वो √2 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले शिखर मान था उसके बाद RMS वैल्यू था। ठीक है, तो मेरा √2 आ गया, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक की धारिता। दोस्तों किसी भी चालक की जो धारिता होता है वह क्या होता है, आवेश और विभव के गुणनफल के होता है, या विभव और आवेश के अनुपात के होता है, या आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक फार्मूला आपको बता रहे हैं कि Q इक्वल टू सी भी होता है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अगर C बराबर हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बटा के भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा इसे हम बोल सकते हैं कि आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है चालक की धारिता। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी चालक का जो धारिता होता है आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और अगला प्रश्न 5वां नंबर पर पूछा जा रहा है कि अनेक छोटे छोटे संधारित्र को मिलाकर निम्नांकित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी दोस्तों कई छोटे छोटे आपको संधारित्र दिया गया है। ठीक है, आपको किस तरह से उसको जोड़ना है कि आपको महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो। ठीक है, ए ऑप्शन रहा है श्रेणी क्रम में, बी में रहा है समांतर क्रम में, और सी में रहा है मिश्रित क्रम में, और डी में रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको आप हमेशा याद रखिएगा अगर आप छोटे छोटे संधारित्र उसको अगर आप महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त करना है तो उसे आपको समांतर क्रम में जोड़ना होगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न में पूछा रहा है कि कुंडली में अपने धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना कहलाता है। दोस्तों कुंडली में अपने धारा का जो
विद्युत वाहक वन अपनी धारा के कारण जो विद्युत वाहक यानी ईएमएफ जो जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे स्व प्रेरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया स्व प्रेरण। तो दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग का मान होता है, ठीक है। आपको बताना है कि हरा रंग का जो कोड मान होगा वह क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको हम ट्रिक बताएं हैं कि बी रोए जीबी के लिए, ठीक है, बी रोए जीबी के लिए यहाँ पे नंबरिंग जो 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो ग्रीन के लिए कितना आ गया, 5 आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, यानी हरा कलर के लिए होता है कोड 5 होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए 8वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टेस्ला इकाई होती है। दोस्तों टेस्ला जो होता है किसका मात्रक है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टेस्ला जो मात्रक होता है दोस्तों वह चुंबकीय क्षेत्र का होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेस्ला मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। और देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता है। तो देखिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह m1 इंटू m2 हो जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा m1 इंटू m2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता होती है, यानी दो समान जो दिया हुआ है कैपेसिटी आपको सी दिया हुआ है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो उसमें समतुल्य धारिता जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको हम बताएं कि सी इक्विवेलेंट का जब समांतर क्रम में रहता है तो फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस के C2 होता है। तो मेरा सी कैपेसिटी दिया हुआ तो सी प्लस सी लिखेंगे तो यहाँ पे 2C आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका समांतर क्रम में जोड़ा हो जाएगा तो यह मेरा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, संधारित्र को, ठीक है। समांतर को अगर समांतर क्रम में संधारित्र जुड़ा हुआ रहता है तो सी इक्विवेलेंट निकालने के यह फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस शानदार वीडियो को देख सकते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों कि आवेश का बीमा होता है। दोस्तों आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है, तो AT होता है, A⁻⁻1T होता है, और सी में A T⁻⁻1 और डी में AT², ठीक है। तो देखिए आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों आप फार्मूला जानते होंगे Q=IT होता है, ठीक है, Q=IT होता है। तो आई से हम दोस्तों यहाँ पे एम्पियर, ठीक है, और टी से मेरा टाइम, ठीक है, टी से टी हो गया यानी टी, तो यहाँ पे AT हो गया यानी AT यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आवेश का जो बीमा होता है वह AT हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दोस्तों प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं, तो उन्हें जो है कणिका कहते हैं दोस्तों, ठीक है, कणिका, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कणिका। दोस्तों इस सीरीज में आपको हम 300 प्लस सबसे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स का दोस्तों आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जिसका यह मेरा दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह 300 प्रश्न जो होगा दोस्तों अगर आप इस 300 प्रश्न को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको 35 में से 35 मार्क्स जरूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस सीरीज का आप एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए 13 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न 13 नंबर में कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर आप बढ़ता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई वाला फार्मूला जो होता है दोस्तों ओवर लैम्डा डी बटा के 2D होता है, ठीक है। यानी अगर डी यह मेरा जो गया कैपिटल डी जो है दोस्तों यह स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में करें कि यदि दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 2D हो और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तथा स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी D,
तो फ्रिंज की चौड़ाई दोस्तों अभी जस्ट आपको बताया कि फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बटा के 2D होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लैम्डा डी बटा के 2D। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। दोस्तों किसी भी कोर से प्रकाश का मुड़ना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में पूछे रहा कि प्रकाश तरंग है। दोस्तों प्रकाश जो तरंग है वो कैसा तरंग है, तो दोस्तों प्रकाश अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सही संबंध है, तो कौन संबंध जो है सही है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो संबंध कौन सही है, यानी करेक्ट रिलेशन कौन है, तो दोस्तों अर्ध आयु बराबर जो होता है 0.6931 इंटू औसत आयु होता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, दोस्तों जब किसी बॉडी को अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है, तो दोस्तों बढ़ या घट सकता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि उसमें चार्ज पर निर्भर करता है दोस्तों कि किस तरह आप उसमें चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए घट या बढ़ सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में करें कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है दोस्तों बढ़ता है ताप बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर बराबर जो होता है दोस्तों रो एल वाई की ए होता है। ठीक है, रो एल वाई की ए होता है। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा दोस्तों वह कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अनुप्रस्थ काट को अगर आप बढ़ाते हैं तो आर का वैल्यू जो होता है वो घटता है, अगर लेंथ को बढ़ाते हैं लेंथ को घटाते हैं तो आर का भी वैल्यू घटेगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में करें कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। ठीक है, प्रकाश तंतु संचार जो होता है दोस्तों किस घटना पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और दोस्तों अगला मेरा प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न करने से पहले दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस सीरीज में आपको हम 300 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु संख्या A, तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए जेड जो दिया हुआ है परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, और द्रव्यमान जो संख्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि प्रोटॉन की संख्या होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम बताएं कि प्रोटॉन की संख्या जो होता है दोस्तों जेड के बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या जो बराबर होता है वह ए माइनस जेड के बराबर होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ में से दोनों में से एक प्रश्न पूछा ही जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में पूछा रहा कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है क्या होता है, V इंटू आर, V स्क्वायर आर, और V स्क्वायर बट्टा के आर, और V स्क्वायर आर आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देना है, आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में जो शक्ति होती है वो क्या होता है। तो देखिए फार्मूला आप जानते होंगे P इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, और आई और भी इक्वल टू होता है दोस्तों वह आई आर होता है। ठीक है, आई आर होता है, तो यहाँ से हम अगर आई बराबर लिखना चाहेंगे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, भी बटा के आर लिख सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी और आई की जगह पे क्या धर सकते हैं, भी और बटा के आर, तो इसी को जब गुना करेगा तो भी स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, भी स्क्वायर आर हो जाएगा, यानी मेरा बी स्क्वायर आर किस में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ ये विद्युत शक्ति को नहीं मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में करें कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। दोस्तों बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस
सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों डायनेमो की जो क्रिया होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर 25 में कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो यह दोस्तों शून्य होता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, शून्य होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम होता है दोस्तों, वह शून्य के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न 26 नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति, करने मतलब दोस्तों एक प्रकाश है, एक प्रकाश का किरण है, वो ग्लास स्लैब में प्रवेश करे तो उसका आवृत्ति में क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी पर जो है दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अपरिवर्तित रहता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि किसी उच्चारण, दोस्तों यहाँ पे उच्चारण लिखा गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। ठीक है, लपेट हैं तब करने में दोस्तों स्टेप और ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि आपका दोनों में जो रिलेशन होगा वह क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरह का कॉइल अगर ट्रांसफार्मर का है तो मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वायर का लपेटनों की संख्या होता है दोस्तों वह सेकेंडरी साइड में ज़्यादा होता है। ठीक है, यह मेरा N1 हो गया और ये N2 हो गया। तो N2 साइड में जो होगा दोस्तों लपेटनों के वायर का नंबर ऑफ वायर का रोटेशन होगा वह सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरा कौन सा रिलेशन हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बताएं कि N2 जो होगा ग्रेटर देन होगा N1 के अपेक्षा, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है दोस्तों? कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपको 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का एस आई मात्रक होता है। दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट का एस आई मात्रक होता है, तो दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट का एस आई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। दोस्तों लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है? तो ई बराबर जो होता है दोस्तों वह एच सी वाई लैम्डा होता है। ठीक है, ई बराबर क्या होता है? एच सी वाई लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? सॉरी सी नहीं, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ई बराबर एच सी वाई के लैम्डा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन ऋणात्मक किरणें हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए ऋणात्मक यानी निगेटिव चार्ज कौन सा किरण पे होगा? एक्स किरणें पर, अल्फा कण पर, बीटा किरणें पर, या इनमें से कोई नहीं? तो बीटा किरणें पर जो होता है दोस्तों ऋणात्मक किरणें हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और एक्स किरणें जो होता है दोस्तों न्यूट्रल होता है, और अल्फा कण पर जो होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा अल्फा कण पे, और बीटा किरणें पर नेगेटिव। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एंड गेट का के लिए बुलियन व्यंजक है। दोस्तों एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों एंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वह ए डॉट बी बराबर बाई होता है। ठीक है, एंड गेट का जो सिंबल होता है दोस्तों इस तरह का सिंबल होता है। यहाँ से अगर इनपुट दे रहे हैं ए और बी, तो मेरा आउटपुट जो आता है वो क्या आता है? ए डॉट के बी आता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। और पहला जो है दोस्तों और गेट के लिए है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न में करें कि स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का एस आई मात्रक है। दोस्तों सेल्फ इंडक्शन का जो एस आई मात्रक होता है वह हेनरी होता है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और कुलॉम किसका होता है? तो विद्युत आवेश का होता है। और वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का पूछा जा रहा था, तो हेनरी यहाँ पे करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न 33 में करें कि प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है? तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर प्रश्न में करें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न सिलेक्ट किए हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी एनालिसिस के बाद हम प्रश्न को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वही प्रश्न हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी भाग जो होता है वह दृश्य भाग में होता है? लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी? तो बामर श्रेणी जो होता है दोस्तों वो या
दृश्य भाग में होता है, यानी विजिबल रीजन में होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर 35 में कह रहा है कि एक गर्म तार एमीटर हॉट वायर एमीटर मापता है। तो दोस्तों हॉट वायर एमीटर जो होता है वह अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रतिवर्ती धारा का मूल्य माध्य वर्ग को मेजर करता है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। दोस्तों आपको बताना कि 25 का जो होगा डेसिमल नंबर जो है 25, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कुछ नहीं दोस्तों, आपको 25 इस तरह से लिखना है और 2 से भागा लगाते आना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड लगाइएगा तो कितना टाइम्स में कटेगा, तो 12 टाइम्स में कटेगा। शेषफल 1 बच गया तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड लगाएगा दोस्तों तो कितना टाइम्स में कटेगा, 6 टाइम्स में। शेषफल कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0। फिर 2 से डिवाइड करेगा तो 3 टाइम्स में, शेषफल नहीं तो 0। फिर 2 से डिवाइड लगाएगा तो 1 टाइम्स में लगेगा, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे से ऊपर की इस वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 0 0 1 हो गया, यानी इसका बेस में 2 लिखा जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा तो सी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको 2 से डिवाइड लगाते आना है और शेषफल जो बचेगा वहाँ इधर बगल में लिखते आना है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर प्रश्न में करें कि ब्यूस्टर का नियम है। ब्यूस्टर लॉ जो होता है दोस्तों वो क्या है, तो ब्यूस्टर लॉ जो होता है दोस्तों एक नियम देते हैं और रिलेशन है म्यू इक्वल टू 10 IP। ठीक है, 10 IP यहाँ यह मेरा जो रिलेशन है दोस्तों अपवर्तनांक और पोलराइजेशन एंगल के बीच मैंने रिलेशन होता है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर 38 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव भी में संबंध है। काफ़ी बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव में जो करेक्ट रिलेशन है दोस्तों वह ई इक्वल टू -dv/dr होता है। ठीक है, -dv/dr होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों एक कूलम में जो आवेश में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है एक कूलम आवेश में होता है जो इतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 6.25 इंटू 10⁻18 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। और दोस्तों 40 नंबर प्रश्न करने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी मदद मिले। क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बना कर लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर में पूछा जा रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र का जो धारिता का मात्रक होता है वह क्या होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है या एम्पियर कितने होता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं दोस्तों, जो कि हम 300 प्लस आपको सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है फिजिक्स का, जिसका यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम 35 प्रश्न किए थे, अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, यह मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न हम कर लिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।